वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सब लोग अच्छे होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नंबर 7 है ये। इसके पहले हमने उपनिवेशवाद पढ़ा है और टीपू सुल्तान पे एक सेपरेट लेक्चर हमने पढ़ लिया है। और आज का टॉपिक है उपनिवेशवाद के समय में कंपनी की प्रशासनिक नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति और सांस्कृतिक नीति के बारे में थोड़ा समझेंगे। जैसा कि इस बात से हम पहले से समझ चुके हैं कि उपनिवेशवाद के टाइम में कोई खास बदलाव नहीं चाहती थी, क्योंकि वो उसके रीजन थे अपने। लेकिन राजनीतिक आपने नीति में पढ़ी है, आप इसकी जो पिछला वाला जो नहीं पढ़े होंगे वो अपना मेरा पिछला वाला लेक्चर देख लेंगे, क्लास नंबर जो 5 है। फिर राजनीतिक नीति बताइए किस तरह से गवर्नर जनरल वगैरह आए, अपने हिसाब से क्षेत्रों को विजित किया, सहायक संधि प्रणाली लाई लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो चीज़ें राजनीति के क्षेत्र हिसाब से किस तरह से नीतियाँ उनकी थी, आप उसको वहाँ पे समझ सकते हैं। तो खास लेकिन प्रशासनिक नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति और सांस्कृतिक नीति को समझेंगे अब। जैसा कि उनको जानते थे, अधिकतम रूप से उनको व्यापार से लाभ कमाना था कंपनी को स्टार्टिंग में। अब थोड़ा यह क्षेत्र बदलेगा। आपको पता है कि 1764 में बंगाल का दीवानी मिल गया था कंपनी को, लेकिन और इसके साथ साथ ही द्वैध प्रणाली भी लागू हो गई थी। द्वैध प्रणाली मैंने बताया था क्या है, यानी वित्त का क्षेत्र भी कंपनी देखती थी और परोक्ष रूप से राजनीतिक मामले का भी जो भी काम होता था वो भी कंपनी के द्वारा ही हस्तक्षेप के माध्यम से ही किया जाता। उसके चलते बहुत सारे दिक्कतें आई। तो अब लेकिन समय आएगा कि हम कुछ नीतियों में बदलाव करें। हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं अभी बदलाव होगा औपनिवेशिक टाइम में, लेकिन कुछ बदलाव होंगे जिस बदलाव को आगे कंपनी को फ़ायदा पहुंचाएगा, मुनाफा पहुंचाएगा, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो चलते हैं अपने उस टॉपिक पे। तो एक आपने पहले सुना होगा 1700 वारेन हेस्टिंग आया था। राजनीतिक नीति में मैंने बताया है वो 1772 से लेकर के 85 तक रहा। अब ये भाई साहब बहुत ही डेंजरस व्यक्ति भी हैं। इन्होंने क्या किया, द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। द्वैध प्रणाली का क्या था, क्या सिस्टम था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। बीच बीच में थोड़ा सा लोगों का प्रस्फुटन फूट जा रहे थे, कोई गुस्सा हो जा रहा था, कोई कुछ हो रहा था, और ये सिस्टम चक्रव्यूह जैसा हो गया था। तो उसको लगा कि वॉरेन हेस्टिंग को इसको समाप्त कर दिया जाए और टोटल इसको समाप्त करके कोई अब पद्धति राजा वाजा बीच का कोई नहीं, सीधा इसको समाप्त कर करके कंपनी को पूर्ण रूप से अधिकारी बना दिया जाए। यानी कंपनी को जब पूर्ण अधिकारी बन जाएगी तो यानी कि अब समझ रहे हो किस प्रकार शोषण होगा। बहुत ही बुरी स्तर पे शोषण करेंगे। अब इसी समय उद्योगों का पतन होगा बहुत तेजी से। यानी ये जो पतन बढ़ावा देगा आने वाले 40-50 सालों के बाद बहुत बड़े अकाल के रूप में परिणित हो जाएगा। तो इसने एक पद्धति लाई, भूमि सुधार को बढ़ावा दिया और किस तरह से हम अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो उसने एक सिस्टम लाया जिसको बोला गया, एक मिनट, तो इसने दो काम किए। एक भू प्रणाली में सुधार किया, भू प्रणाली में क्या किया इसने, सुधार के लिए क्या किया, पहले तो प्रशासनिक नीति में क्या किया इसने, द्वैध प्रणाली को समाप्त कर, कंपनी को पूर्ण अधिकार। इसमें सुधार लगाने प्रशासनिक नीति में। फिर भूमि सुधार, एक मिनट, इसको ऊपर भू प्रणाली में सुधार के बजाय हम
वारेन हेस्टिंग के सुधार कार्य, वारेन हेस्टिंग के सुधार क्या क्या थे। फिर भूमि राजस्व में सुधार, भूमि नीति में क्या किया, इसने एक व्यवस्था लाई जिसको बोला गया फार्मिंग पद्धति। फार्मिंग पद्धति में क्या होगा, फार्मिंग पद्धति में यानी जो बड़ा किसान होगा, यानी बड़े बड़े किसानों का एक मेला लगाया जाएगा, उस मेले में नीलामी होगी, जो सबसे सर्वाधिक बोली लगाएगा यानी ठेके के आधार पर पे भूमि का वितरण किया जाएगा, यानी उस क्षेत्र को एक बहुत बड़ा ठेकेदार संभालेगा, पूंजीपति जो लैंडलॉर्ड होगा, जमींदार, एक बहुत बड़ा जमींदार वो संभालेगा, यानी बोली लगाएगा। ठेके पर नीलामी यानी ठेके की व्यवस्था, ठेके पर वसूली, यानी एक नीलामी पद्धति थी। नीलामी के माध्यम से ये लाता। फार्मिंग पद्धति में ये आप देख रहे हैं कि ठेके पर वसूली हो जाएगी, बड़े बड़े किसान इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उस व्यवस्था में, और बोली लगा करके उस जमीन को लेंगे। भूमि में सुधार का मतलब है कि सुधार कुछ करेंगे तो उनको भी लाभ होगा, और अच्छे से करेंगे तो हमें भी लाभ होगा। तो उसके बेसिस पे फार्मिंग पद्धति लाया। अब उसके बाद उसने भूमि राजस्व में जो सुधार किया, कुछ न्यायिक स्तर पर भी सुधार उसने किया। न्यायिक स्तर पर क्या सुधार किया भाई, ये भी देखते हैं। भूमि में यानी कि प्रशासनिक नीति में द्वैत प्रणाली को समाप्त करके आर्थिक नीति इसकी कह सकते हैं। भूमि सुधार मतलब आर्थिक नीति, इसकी आर्थिक नीति क्या थी, वारेन हेस्टिंग की, ठीक है। एक जिला स्तर पर एक जिला न्यायालय की स्थापना, आपको नाम से पता चला जिला के स्तर पर, यानी कि जिला के स्तर पर ये काम होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिला के स्तर पर जिला न्यायालय की स्थापना, फिर उसके बाद इसके ऊपर रहेगा सदर निजामत की भी स्थापना। सदर निजामत एक डायरेक्टर के थ्रू ये सब संचालित होना। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो शामिल होते थे, यानी जैसे जूरी मेंबर्स, जूरी का आपने कॉन्सेप्ट नहीं सुना, रुस्तम मूवी में जूरी का फैसला होता था, तब उसके पास ज़्यादा था। और जूरी अगर वो कंपनी का हो तो वो अपने यानी कि एक तरफा फैसला सुनाएगा। तो इस तरह से इसका व्यवस्था किया गया सदर निजामत न्यायालय का। एक पहली बार कोई भारतीय अधिकारी के अंतर्गत ये शामिल किया गया, भारतीय अधिकारी भी इसमें, क्योंकि चीज़ें बीच बीच में जो उठ रही थी उसको लगा कि इन लोगों को थोड़ा बहुत इसमें शामिल किया जाए, तो उसको ये लगा। तो वारेन हेस्टिंग के जो सुधार थे उसमें प्रशासनिक नीति में आप देख रहे हैं द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया। भू सुधार में एक फार्मिंग पद्धति ला करके ठेके पर वसूली के आधार पर उसने देखा कि मतलब उसका उद्देश्य क्या था, इन सब का उद्देश्य क्या है, पूरी तरह से मुनाफा कमाना और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। द्वैत प्रणाली के समाप्त करने के पीछे क्या था कि राजनीतिक जो खर्चा था उसको भी अपने हिसाब से अब देखना। अब पूरी तरह से मैं अब देखूंगा तो मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, और मुनाफा होगा वो और ज़्यादा मुनाफा आएगा भाई, ठीक है। तो प्रशासनिक नीति, आर्थिक नीति में भूमि राजस्व में क्या सुधार है, फार्मिंग पद्धति लाई, और न्यायिक सुधार में जिला न्यायालय, सदर निजामत, भारतीय एक अधिकारी को उसमें शामिल करना, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा इसने सुधार किए गए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से धीरे धीरे ये सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये एक तरह ये सुधार नहीं, पूरी तरह से शोषण का सुधार है। सुधार मतलब शोषण का और अधिक विस्तार है। अगला व्यक्ति सर्वाधिक फेमस, सबसे ज्यादा फेमस होने वाला है वो व्यक्ति है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधार कार्य, कहा जाता है कि इसने भारत में कंपनी की जड़ें मजबूत करने में सर्वाधिक भूमिका निभाई, सर्वाधिक। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कुछ इस प्रकार का व्यक्ति था, ठीक है। इसका भी उद्देश्य सेम वही था कि कंपनी को एक सुदृढ़, एक मजबूत वित्तीय व्यवस्था का ढांचा प्रदान करना, ठीक। दूसरा, एक बेहतर सैनिक प्रणाली भी अपने आप को स्थापित करना,
और न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार किया, पुलिस सुधार किया, पुलिस व्यवस्था का बंदोबस्त किया। और इसने ICS जो अभी तक ब्रिटेन में चल रही थी, सिविल सर्विस की जो सिस्टम थी, सिविल सर्विस व्यवस्था, उसने भारत में भी लाने का प्रयास किया। अब इसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, उस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं जो अब बहुत ही उस समय के लिए बेहतरीन, मतलब फार्मिंग पद्धति से बढ़िया आर्थिक नीति में इसने क्या किया, किस तरह से उनको मिलने वाली थी। आर्थिक नीति में के तहत भूमि सुधार में क्या इसने कदम उठाए। ये आर्थिक नीति में भूमि सुधार में चलते हैं। इसने ऐसा क्या किया, उसने लाया अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था। आपको समझ में आया होगा, पिछला मैंने जो बताया फार्मिंग पद्धति में ठेके के आधार पर थी, अस्थाई बंदोबस्त, नाम से जैसा प्रतीत हो रहा होगा, ये क्या है, अस्थाई तौर पे, ठीक। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल के जमींदारों के साथ जो प्रबंधन किया उसे अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब अस्थाई बंदोबस्त अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक भी है और इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त को हम समझते हैं, क्या अस्थाई बंदोबस्त है। तो अस्थाई बंदोबस्त को समझते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा सा अलग से हम समझते हैं। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त में क्या भूमिका होने वाली है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें स्थायी बंदोबस्त में क्या करेगा, मध्यस्थ और जमींदारों को शामिल करेगा। भारत की एक्चुअली जो जमीनें थी आपस में, जैसे जमीनें हैं ये, अगर मान लीजिए ये है आपका ऐसे, इस हिसाब से देखते हैं, इसको समझते हैं। तो जो स्वामित्व था भारत में कभी भी किसी एक का स्वामित्व नहीं था, यानी एक तरह से साझा व्यवस्था ये रहती थी। जमीनों के मामले में सरकार, सबके अपने अपने दावे थे कि ये हमारा है, ये बोले हमारा है, ये अगर हमारा है। तो इन सबको अगर हटा देंगे तो किसी के अपने दावे नहीं बनते, यानी कि ये सबका यानी साझा संबंध भूमि से हो रहा है। तो साझा संबंध हम समझ गए कि साझा मतलब एक, चाहे 4 हो या 5 हो, सब मिल करके उस पर अपना फसल उगाएंगे और फिर बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। तो अब अस्थाई बंदोबस्त क्या किया, कंपनी ने कहा कि भाई ये जमीन ले लो और उस पर फसल उगाओ, और फसल उगाना यानी कि प्रति वर्ष हमें एक मुश्त रकम हमें देनी पड़ेगी, यानी एक मुश्त रकम हमें देनी पड़ेगी, एक मुश्त रकम मिल रही है। तो कंपनी को ऐसा, कंपनी से वो भी खुश हुए, भाई चलो हर साल देना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं कि हम हर साल। तो उनके साथ इन्होंने इसका बंदोबस्त किया, और ये इसके लिए इन्होंने इसको एकमुश्त रकम के लिए भी एक कानून लाया। उस कानून का नाम था सूर्यास्त कानून। समझ रहे, सूर्यास्त से मतलब आप समझ ही रहे होंगे, सूरज का डूबना। तो ये अगर प्रतिवर्ष मिले, एक कैसे ये हमें वो पता चलेगा या कब हमें देना होगा, एक टाइम बनाया उन्होंने, यानी सूर्य के डूबने से पहले वो अगर नहीं मिलेगा तो उन पे ऊपर से जुर्माना थोपाई जाएगा और उनका मालिकाना हक किसी दूसरे जमींदार को दे दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। और उसके बाद जो रैयत थे, रैयत जो रैयत, उनको उस जमींदार को एक सूर्यास्त के पहले वो रकम चुकानी पड़ती,
और चुकाने का मतलब ये है कि आपको देना ही देना है। अगर नहीं आप देते हैं तो यानी आपका ज़मीन नीलाम हो जाएगी और किसी और को दे दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कठोर कानून भी है और आगे चल कर के देखेंगे ये फेल होता है या पास। और अभी से मैं अगर एक शब्द बोलूँ, ये आपको दिख नहीं रहा है कितना कठोर है, कितना हार्ड है। और किसी टाइम अगर मान लीजिए अभी इस साल गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूपी की गवर्नमेंट में देखिए कि इस बार बारिश बहुत कम हुई है, तो फसल का क्या होगा, यानी महंगाई जाहिर सी बात हो सकती आएगी, क्योंकि फसल जब कम होगी, फसल का उत्पादन कम होगा तो मार्केट में स्टोरेज बढ़ेगा, स्टोरेज बढ़ेंगे तो यानी कि वो उनका सप्लाई जो चैन होगा वो बाधित होगा, रुकेगा, वो रुक के भेजेंगे, तो महंगाई जाहिर सी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर अच्छी बारिश होती तो स्टोरेज करने का कोई फायदा नहीं होता है। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि बारिश अगर हो जाए, नहीं हो रही है तो अकाल पड़ेगा, जाहिर सी बात किसानों के ऊपर दबाव पड़ रहा है, रैयतों के ऊपर, रैयत का मतलब किसान, तो किसानों के ऊपर दबाव पड़ रहा है। और जमींदार भी एक प्रकार का किसान है। एक केस में हम देख सकते हैं टीपू सुल्तान के केस में किस तरह से था कि मतलब वो हिंदू जमींदारों को मारा। अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो जमींदार ही है ना। अगर वो ये तो नहीं समझ रहा है वो किसान है कि उगाई कर रहा है, फसल का उत्पादन कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा है। वो ये देख रहा है कि सूर्यास्त कानून भी है और हमें इतना ना चाहिए नहीं चाहिए, तो उसके ऊपर का प्रेशर है, यानी कहाँ जाएगा। तो समस्याएं नीचे से लेकर ऊपर तक चारों तरफ है। ठीक है, अब चलते हैं इसके उद्देश्य के ऊपर बात करते हैं। तो आपने समझा ये, तो उसका उद्देश्य क्या है, अब मतलब ये व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का। पहला एक है सरकार को एक निश्चित रकम मिलती, निश्चित आय, ठीक, निश्चित आय मिल रही है। इससे क्या मतलब घाटा हो रहा है, व्यवस्था को ला करके। प्रशासन किस लिए होता है, सरकार का काम आसान हो जाए, तो ठीक वही काम यहाँ पे देखा जा रहा है। व्यवस्था लाई गई और उसको देखा गया कि भाई सरकार को एक निश्चित रूप में आय मिलेगी, तो जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा, उसमें जाना नहीं पड़ेगा। दूसरा, जमींदार के रूप में एक उनका सहयोगी तैयार हो रहा है, यानी उनका चापलूस भी तैयार हो। जमींदार के रूप में सहयोगी, यानी कोई बात होती है, लगान आपने मूवी देखा ही होगा, किस तरह से आमिर खान का वो अंतर्मन पूरी तरह सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों भाई, उनके एहसानों तले दबे हुए हैं, या नहीं भी दबे हैं तो उनको किस तरह से देख रहे हैं। लगान मूवी आपको सबको देखना चाहिए, कितनी बड़ी इसी लगान पे है, यानी कि अगर वो अकाल पड़ गया तो कैसे लगान चुका पाएंगे। सेम उसमें मुद्दा उठता है, तो उसके लिए क्रिकेट का व्यवस्था किया है, भाई 3 साल का लगान माफ हो जाएगा अगर हमें क्रिकेट में हरा देते हो तो। वो तो मान लीजिए मूवी की बात हो गई। तो एक यानी उसमें देख रहे हो किस तरह से वहाँ के जमींदार है, वहाँ का राजा किस तरह से उनको सपोर्ट कर रहा था उस मूवी में भी। हाँ, तो जमींदार के रूप में एक सहयोगी, ठीक, समर्थक, सहयोगी या समर्थक कह सकते हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट करें, अगर कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होते, यानी आपने वो व्यवस्था देखी होगी जब बंगाल में सिराजुद्दौला ने क्यों किया, जो एक अनुमति पत्र मिलता था उसका दुरुपयोग हो रहा था उस टाइम। तो ठीक यहाँ पे भी कर्मचारियों के बदले जमींदार अगर वसूली कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार उतना नहीं होगा, यानी कि इनके ऊपर भी डर है कि हमें कुछ ऐसा नहीं करना है। जमींदार के रूप में जमींदार के वसूली करने से भ्रष्टाचार में कमी। तीसरा उद्देश्य आपको साफ साफ दिख रहा है अगर देखा जाए तो इसके अलावा चौथा ये था कि अगर इसका फायदा जमींदार को होगा, कृषि का विकास, ये मात्र छलावा है ये सब। ये ठीक, यहाँ पे तो भाई उनको नहीं करना था, ठीक है, उनके हिसाब से ये पॉइंट तो ठीक ही है, लेकिन कृषि का विकास हो रहा था नहीं, उनके ऊपर जबरन थोपा जा रहा था कि ये उगाओ, यानी जमीन के अनुरूप न होकर के अन्य फसलों का भी, नील का भी आएगा ना, अभी आप जब नील की क्रांति पढ़ेंगे ये सब उसका उसी की तरफ बढ़ता जा रहा है। नील की क्रांति होगी, ऐसे जगहों पे नील का उत्पादन होगा, फिर तमाम प्रकार की चीज़ों को वो लाएंगे, यानी कि नकदी फसल को ज़्यादातर इस्तेमाल होगा और हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होने लगेगा। तो
आप देख रहे हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के ये सुधार कार्य थे इसमें। तो आर्थिक नीति समझ में आ गई, अस्थायी बंदोबस्त भी आपको समझ में आ गया। आर्थिक नीति में इसने अस्थायी बंदोबस्त लाया, जिसमें एक बिचौलिए के यानी जमींदार के माध्यम से कंपनी को एक निश्चित रकम मिलती। अस्थायी बंदोबस्त लाया। अब आते हैं, अभी अस्थायी बंदोबस्त हो गया, फिर आते हैं न्यायिक सुधार और इसका प्रशासनिक न्यायिक सुधार। इसने न्यायिक क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार किया, तो जिसके लिए इसको बहुत याद किया जाता है। अभी तो देखते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दो प्रकार की पद्धति लाई। एक तो सिविल फौजदारी, एक फौजदारी ओनली, जिसको फौजदारी बोला जाता था, ठीक है, सिविल और फौजदारी। इसका सिस्टम कैसे था? सबसे नीचे के लेवल पे काम करते थे मुंसिफ, फिर इसके ऊपर का जो व्यक्ति होता था वो था रजिस्ट्रार, फिर इसके ऊपर का व्यक्ति होता था जिला, और ठीक वही जो मैंने बताया, फिर इसके ऊपर किंग इन काउंसिल, यानी राजा का प्रतिनिधि वगैरह यहाँ का देखता था, जो सिविल हो गया। फिर उसके बाद इसमें जिला होता था, फिर होता था सर्किट कोर्ट फौजदारी में, फिर ये जिला आपने समझा, जिला मुंसिफ, रजिस्ट्रार, जिला, किंग इन काउंसिल, सिविल की बात हो रही है। फिर उसके बाद होता, अभी वो ठीक वही व्यवस्था है जो वाराणसी सदर निजामत, जो उसके ऊपर की अदालत होती थी, ठीक है, सदर निजामत अदालत, ये फौजदारी का सिस्टम था। और ये सुधार लाया था, इसकी मतलब कॉर्नवालिस कोड जिसको बोला जाता था, कॉर्नवालिस कोड। पहले का जो इसने ही व्यवस्था एक लाया था, उसमें कलेक्टर का, दोनों कलेक्टर देखते थे, यानी कि जो न्यायिक मामला भी था वो भी कलेक्टर देख रहा था, और जो फौजदारी या कलेक्ट्रिक कचहरी का जो भी देखा हो ना, कलेक्टर में कचहरी भी है, कलेक्ट्रेट कचहरी जिसको बोलते हैं, तो उसमें छोटे छोटे मामले जो इन सब न्यायिक संबंधित, थोड़े से भूमि से संबंधित मामले होते हैं, वो कलेक्ट्रेट कचहरी में जाते हैं। और जो मर्डर से, हत्या से, या कुछ बड़े संविधान से संबंधित कुछ बड़े मुद्दे जो होते हैं, वो दीवानी वगैरह में न्यायालय। तो आपने जिला में देखा, दो प्रकार की कचहरियाँ होती हैं, कलेक्ट्रेट, एक दीवानी। तो जो दोनों अधिकार हुआ करते थे वो कलेक्टर को हुआ करता था उस समय। कलेक्टर की पावर, जो आप बिल्डिंगें आप देखते हैं 2-2 बीघे में, 4-4 बीघे में, 20-20 बीघे में, वो कलेक्टर की पावर थी, यानी कि बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई थी। यानी कि उनको पास कलेक्टर की पावर थी, मजिस्ट्रेटल पावर भी थी, मजिस्ट्रेट की पावर थी। जो मजिस्ट्रेट के अलावा जिला न्यायालय का जज का भी काम वही कर, उसने हटा करके एक जिला जज की भी नियुक्ति कर दी, यानी कलेक्टर को इस से मुक्त कर दिया, यानी न्याय की व्यवस्था से उसको हटा करके जिला जज के एक नया पद सृजित किया, ठीक है। और उसको इसीलिए इसको सिविल सेवा का जनक भी बोला जाता है, इसको सिविल सेवा का जनक भी बोला जाता है। उसने मतलब क्या किया, फिर आधुनिक पुलिस व्यवस्था का भी जनक भी बोला जाता है। आधुनिक पुलिस व्यवस्था, पुलिसिया सिस्टम भी इसने का भी किया। इसने लिखा गया जिसमें लगभग 400 माइल क्षेत्रफल का थाना का गठन वह दरोगा के अंतर्गत रखा है। दरोगा के ऊपर एसपी का पद। दरोगा उस समय बहुत ज़्यादा रुआबदार, अभी भी आप दरोगा का पद देखते हैं, अभी कितनी सारा मतलब इसमें मीम्स वगैरह हैं, शॉर्ट्स वगैरह आते नहीं है कि साहब आपने तो 15 साल के लिए भेज दिया, आपकी दुआ है मेरी कि आप जा करके दरोगा बन जाए। तो बोलता है कि दरोगा क्यों? तो दरोगा ने बोला था सर आपने ये मामला निपटाने में तो 15 साल लगा दिए थे। दरोगा ने तो वहीं पे कहा था कि 5 तो तुरंत रफा दफा कर दूँ। तो जाहिर सी बात है कि दरोगा मतलब काफ़ी ज़्यादा, अब बहुत लेवल पे उस पर पावर है और लेवल पे बहुत भ्रष्टाचार है। तो जो लोकल लेवल पे उसके पास जो शक्तियाँ हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हैं। लोकल में कोई भी हो वो मतलब सब कुछ है।
देखते नहीं हो दरोगा जा करके एक मतलब चुने हुए प्रतिनिधि, जैसे ये चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, मतलब कुछ समझता ही नहीं है यार दरोगा, मतलब कुछ नहीं, जीरो मानता है जब पहुंचना हो अच्छी खासी। तो ठीक यही चीज़ है, उसने ये सब सुधार किए। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक फिगर होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो चलिए अब आगे चलते हैं सिस्टम पे। अब हमने इसमें प्रशासनिक नीति हमने पढ़ ली। तो इस पार्ट का प्रशासनिक नीति में जो उसकी प्रशासनिक नीतियाँ थी उसमें किस प्रकार के आर्थिक न्याय सुधार किए ये हमने पढ़ लिया। तो दो व्यक्ति तो आपको सामने आए, एक वारेन हेस्टिंग, एक लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब चलते हैं आर्थिक नीति पे, जिसमें होगा धन की निकासी की बात। तो इसमें भाई साहब व्यक्ति आएंगे, सब लोगों को जाना जाएगा। अब आर्थिक नीति, अब ये इस पे बात होने जा रही है, आर्थिक नीति। औपनिवेशिक टाइम में आर्थिक नीति कैसी थी उनकी। आर्थिक नीति आपको देखिए कि वित्त व्यवस्था को, सभी जितने भी आ रहे हैं वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। तो और कंपनी को सीधा अधिकार मिल गया है, वो क्या करेंगी, यहाँ से अब धन को निकालने का प्रयास करेंगी, बाहर भेजने का, यानी अपने देश में भेजने का। तो उद्भव होगा किसका, धन की निकासी का। धन की निकासी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पे दादा भाई नौरोजी वगैरह ये सब आगे आएंगे। बहुत धन की निकासी का उद्भव ये होगा, ठीक है। उसके बाद आर्थिक नीति ये हो गया। दूसरा, ये आप क्या लग रहा है, ये बेकार ही है, भारत का पैसा दूसरे जगह जा रहा है। तभी तो कभी कभी मुगलों और ब्रिटेन में कभी कभी ये डिबेट हो जाता है कि दोनों में बेहतर कौन था। अगर ऐसे देखा जाए स्थापत्य के दृष्टि से देखा जाए, बहुत सारी चीज़ों तो उन्होंने धन निकासी का देखा जाए तो शुरू के कुछ सुल्तानों ने किया, लेकिन अगर देखा जाए ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार जैसे मॉन्यूमेंट्स का जो निर्माण था वो भारत के पैसों से जरूर बना, लेकिन भारत में ही बना। लेकिन इनका क्या था कि धन की निकासी की, इसी धन की व्यवस्था से लंदन का स्ट्रक्चर तैयार हुआ। कहा जाता है कि भारत अगर का पैसा नहीं होता तो लंदन बनता नहीं। जो लंदन की जो चमक धमक है वो भारत के पैसों से बनी है, वो यही से जा रहा था पैसा। तो ये किस हिसाब से देखा जाएगा, अच्छा है नहीं अच्छा है। एक दूसरा और आ रहा है जो अच्छा नहीं है, यानी हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। तो आप देख रहे हैं कि आर्थिक नीति में कुछ खास व्यवस्था नहीं है, और बल्कि भारत की आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है। हस्तशिल्प उद्योग आप देखिए कितने स्तर पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके स्थान पर नकदी का लाना, नकदी फसल का लाना, यानी कि कैश क्रॉप्स का। तो जाहिर सी बात है ये आर्थिक नीति में हम इसको देख रहे हैं। बंगाल के जो भी शिल्पकार थे उन पे बहुत ही कठोर रूप से मतलब उनको मारा पीटा जा रहा था। कई सारे ने आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि जो कलकत्ते का फोर्ट है विलियम फोर्ट, उसके तहखाने में उनको दफना तक दिया गया। इस प्रकार की तो बातें सामने आती हैं। तो आप देख रहे हैं आर्थिक नीति किस तरह से जबरन मतलब इस चीज़ का काम किया जा रहा है। अब हालांकि इसमें बहुत खास कोई सुधार नहीं, लेकिन हमारी पतन को दिखाया जा रहा है। अब सामाजिक नीति को देखेंगे, सामाजिक नीति में इसका क्या खास व्यवस्था है, सामाजिक नीति को किस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं। अब हालांकि सामाजिक नीति का एक सीधा ये स्टार्टिंग में मैंने एक वाक्य बोल ही दिया था कि कंपनी अभी भी सामाजिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। सामाजिक मामले में हस्तक्षेप नहीं, यानी अपने दायित्व तो अभी नहीं लेना चाहती। लेकिन ठीक है, उसके बाद हस्तक्षेप उद्योगों का पतन हो गया। ये वाणिज्यिक जो पूंजीवाद है, उसके बाद अगला जो चरण आएगा उसमें इसमें बहुत तेजी से सुधार होगा। मतलब सुधार को बढ़ावा दिया जाएगा किस प्रकार से, और भारतीय भी इसमें शामिल होंगे। राम मोहन राय, फिर आगे चल करके मतलब ये 100 वर्ष का जो टेन्योर है उसमें सामाजिक छेड़छाड़ होगा, और 1857 में क्रांति भी बढ़केगी। फिर आगे भी ये चीज़ चलती रहेगी, और थोड़े हिंसा, थोड़े सहनशीलता के साथ साथ ये कहानी 100 साल की आगे बढ़ेगी।
तो एक्चुअली ये कह सकते हैं कि जो ये 1801 से लेकर के 100 तक 1900 तक ये बहुत ही खतरनाक क्रूर एरिया, मैं इसको सबसे सर्वाधिक क्रूर टाइम मानता हूँ, सबसे ज़्यादा क्रूर अगर मेरे नज़र में देखा जाए तो 1801 टू 1899 का जो समय है ना वो सबसे क्रूर समय है, क्योंकि इसमें आदमी इतना सक्षम नहीं है, क्योंकि उदारवादी नीतियां हैं, लोग भी जो नेता हैं वो भी इतना इस स्तर पर नहीं है, और उनके साथ बहुत शोषण किया जाएगा, तो कंपनी का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं। तो अब आगे चलते हैं, एक आता है सांस्कृतिक नीति। तो सांस्कृतिक नीति को भी देख लेते हैं कि भाई अभी उनके पास इतना पैसा नहीं है कि सामाजिक नीतियों को अभी उतना देखें, क्योंकि धन का निकासी है और अपने देश को भी तो बढ़ करना है। वहाँ पे उद्योगों का, पूंजीपति का कंपटीशन, पूंजीपतियों का मार्केट में देख रहे वस्तु का खोल दिया गया है, तो किस इसमें जाते। तो सांस्कृतिक नीति में भी देख लेते हैं कि सांस्कृतिक इनकी नीति कैसी थी। सांस्कृतिक इस काल में ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत के समय जिन सांस्कृतिक नीति पर बल दिया गया उसे प्राच्यवाद के नाम जाता है। यानी प्राच्यवाद का मतलब एक वाक्य है दयानंद में, वेदों के लौट, यानी कि भारत में प्राच्यवाद लाया गया, भारतीय परंपरा और संस्कृति के अन्वेषण पर बल दिया गया इस उद्देश्य में कि इस उद्देश्य के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा ये किया गया। यानी प्राच्यवाद मतलब भारत को बोला गया कि आप बड़े बिखरे पड़े हैं, आपको उसके बाद भारत और उस पर मलाई डाला गया कि आपकी प्राचीन संस्कृति बहुत ही श्रेष्ठ है, उसका महिमा मंडन किया गया कि ताकि आप इस महिमा मंडन में डूबे रहें कि भाई हमारी प्राचीन संस्कृति बहुत ही श्रेष्ठ है, इसमें नो डाउट श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन जिस उद्देश्य से वो करना चाह रहे थे वो श्रेष्ठ नहीं था, वो तरीका श्रेष्ठ नहीं था, वो क्योंकि अपना लाभ कमाना चाह रहे थे, लोगों को ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे थे। तो चीज़ें किस तरह से बदलाव ला रही हैं वो उनके उद्देश्यों को पूर्ति कर रहा है, उनकी उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है, ना कि हमारे। फिर उन्होंने भारत की जो भी विधि थी, जो भी नियम थे, उनको एक संग्रह किया, उसको पंडितों का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? और जब मुस्लिमों के लिए उलेमाओं का सहारा, यानी कि बोले कि भाई आप इसी तरह जियो, आप बोले वे इसी तरह जियो, यानी कि उनको अंधेरे में रखना एक तरह से कि भाई ये नहीं, ये यही करो, यही होता है आपके वहाँ पंडित। तो उसमें वो भी लग गए, भाई उनको भी पैसा मिलेगा, केवल पैसे के नाम पे वो चीज़ हो रही थी, चाहे वो कोई भी हो। अगर गरीबी है, अगर किसी गरीबी को दूर करना है तो पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये इसमें नो डाउट। तो इन सब चीज़ों को ले करके व्यवस्थाएं आपस में चल रही थी, ठीक है। तो पंडिताओं की उनको रीति रिवाज, उनके परंपराओं का ज्ञान इन्हीं को हुआ करता था। तो आपने देखा कि इनकी जो नीति थी, अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि क्या ये सब नीतियां भारत के लिए लाभकारी थी? तो बिल्कुल, ये सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं नहीं। तो उपनिवेशवाद के समय में कंपनी की प्रशासनिक नीति ये केवल कंपनी के पक्ष में थी, आर्थिक नीति भारत के विरोध, यानी भारत को बिल्कुल टूट तोड़ देने वाली थी। सामाजिक नीति में कोई हस्तक्षेप ही आपको नहीं दिख रहा है, और संस्कृति में मतलब भारत पर मलाई डालने की कोशिश है, मक्खन दिया गया है, भाई चाटो इसको, जितना मिले चाटो, और हमको चटवाने की कोशिश की गई कि भाई हाँ हमारा संस्कृति, प्राचीन संस्कृति श्रेष्ठ है और इसके रीति रिवाज जो हैं बहुत ही श्रेष्ठ है। ठीक है, श्रेष्ठ है, नो डाउट, लेकिन काल समय के हिसाब से वो चीज़ें होनी चाहिए थी। अगर काल समय के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं तो वो कैसे है? आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें नहीं रह गई, यानी कि सती प्रथा का अंत आप देख सकते हैं। सती प्रथा आज के टाइम में कोई करेगा? भाई औरत बोलेगी कि उसके साथ पति करेगा, क्यों मैं जाऊँ भाई, माता जी चली जाएँ, पिताजी चली जाएँ, ये लोग चले जाएंगे, बहन चली है उसकी साथ, मैं क्यों जाऊँ? फिर जब सती प्रथा का अंत हुआ तो दूसरा विवाह का एक इस तरीका, भाई अगर कम एज में और डेथ हो जा रही है हस्बैंड की या वाइफ की,
वही उसकी दूसरी शादी करा दी जाए। इसके लिए बहुत वीएन मालावारी एज ऑफ कंसेंट बिल वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ आएगा भी। तो आज के टॉपिक क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सो चैनल का नाम है बोरिंग हिस्ट्री विद विनय दुबे। सर प्लीज़ आप लोग इसको कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।